हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सब्सिडियरी बुक के बारे में। आइए हम बात करते हैं, ये चौथी क्लास है। बात करते हैं परचेस रिटर्न बुक के बारे में। क्या होता है क्रय वापसी पुस्तक? मीनिंग समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, परचेस रिटर्न बुक इज अ बुक इन विच गुड्स रिटर्न सप्लायर्स आर रिकॉर्डेड। यह वह पुस्तक होती है जिसमें जो हम सप्लायर्स को माल, लौटाए गए माल के बारे में लिखा जाता है। परचेज एक परचेज होता है, परचेज में हम माल खरीदते हैं, और जब हम कुछ माल सही नहीं होता है या खराब होता है या किसी कारणोंवश उसमें कुछ त्रुटियां होती है, तो उसको हम सप्लायर को वापस भेजते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं या एंट्री होती है, हम यही पास करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वह है रिटर्न आउटबुक बुक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। और परिभाषा की बात करते हैं तो यह एक सहायक पुस्तक है जिसमें उधार खरीदे माल में से सप्लायर को कुछ माल लौटाए जाते हैं, और उससे संबंधित जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं, एक आपका है केवल क्रेडिट परचेस की एंट्री करते हैं इसमें हम, और दूसरा कैश रिटर्न कैश बुक के बारे में हम लिखा जाता है। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो यहाँ क्रेडिट परचेस रिटर्न की एंट्री करते हैं, दूसरा कैश रिटर्न या कैश बुक में लिखा जाता है। आगे बात करते हैं तो इसके लिए एक डेबिट नोट बनाया जाता है, और यह एक सब्सिडियरी बुक है। ये जो हमारी सब्सिडियरी बुक है उसका पार्ट है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे इसकी फॉर्मेट ये होती है। पहले डेट का कॉलम होता है, फिर परचेस का कॉलम होता है, फिर डेबिट नोट होती है, फिर लेजर फोलियो होता है, फिर अमाउंट होता है। इस तरीके से होता है। इसको हम ड्रॉ भी करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें इस तरीके से, ये हमारे ये बन जाते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से हमारे जो परचेस रिटर्न बुक कॉलम बनता है। उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पहले डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, डेबिट नोट होती है, अमाउंट होता है। इसमें जैसे राम को हमने 12 जनवरी को 11 नंबर डेबिट है और 1000 रुपये का अमाउंट है, ये हो गया। 15 जनवरी को देख सकते हैं मोहन एंड कंपनी को 12 हो गया डेबिट नोट नंबर, और 500 रुपये ट्रांजेक्शन हुए हैं। आइए आगे बात करते हैं, पोस्टिंग की बात करते हैं। तो जो पोस्टिंग होती है उसके दो रूल होते हैं। कैसे? एक सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट में डेबिट करते हैं और टोटल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, राम ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1000 से, मोहन एंड कंपनी क्रेडिट हुआ है 1000 रुपये से। परचेज रिटर्न अकाउंट में ये डेबिट 1500 रुपये से हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट एंट्री हो गई और ये डेबिट एंट्री हो गई। एडवांटेज की बात करते हैं तो रिकॉर्ड का अलग रिकॉर्ड मिलता है। जैसे हमें रिटर्न से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड देखना है तो हम परचेज रिटर्न बुक से देख सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। और पोस्टिंग करने में भी आसानी होती है इससे। इससे हमें इसके बेस पे हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाने में भी आसानी पड़ती है, और इसके पाठ करने से समय की बचत होती है, गलतियां कम होती है। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो परचेज रिटर्न जो होता है का रिकॉर्ड करना होता है, इसमें सही हिसाब रखना होता है, पोस्टिंग को आसान बनाना होता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सेल्स बुक, विक्रय पुस्तक क्या होता है? विक्रय पुस्तक दोस्तों एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें हम जो हमारे जिस चीज की जो बिजनेस होती है उसमें जो भी हम गुड्स का सेल आउट करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक इन विच ऑल क्रेडिट सेल्स और गुड। जो जितने भी हम क्रेडिट सेल करते हैं उसके रिकॉर्ड हम यहाँ पे करते हैं। हिंदी में बात करें दोस्तों तो जैसे देख सकते हैं, विक्रय पुस्तक वह सहायक पुस्तक होती है जिसमें उधार बेचे गए माल, जो उधार से रिलेटेड जो माल होते हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो दोस्तों, विक्रय पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें केवल उधार बेचे गए माल के बारे में लिखा जाता है। और महत्व इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, तो इसमें केवल क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। कैश सेल्स या को कैश बुक में लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं। जितने भी हमारे कैश सेल्स होते हैं वो कैश के ट्रांजेक्शन में आते हैं, या एसेट्स में सेल्स में आते हैं और सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं। एसेट्स में इसको सेल्स में, एसेट सेल्स में इसको सेल बुक में नहीं लिखते हैं। यह एक सब्सिडियरी बुक है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये सेम फॉर्मेट होता है जैसे परचेज बुक का होता है, वैसे ही इसका होता है। उदाहरण से अभी आप देख ही सकते हैं, जैसे राम को 201 इनवाइस नंबर है और 4000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है 10 जनवरी को,
मोहन को 202 इनवाइस नंबर है और 3000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। पोस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जैसे रूल नंबर 1 पोस्टिंग क्या कैसे होती है। कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और फिर उसके बाद टोटल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राम अकाउंट में 4000 डेबिट हुआ है, मोहन अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो टोटल सेल्स जो हमारी हुई है वो 7000 रुपए की हुई है। टोटल सेल्स की जो आएगी उसमें हम 7000 रुपए का करेंगे। एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट सेल्स का अलग से रिकॉर्ड मिल जाता है, कितना हमने किसको उधार माल बेचा है। पोस्टिंग आसानी होती है, समय की बचत होती है, गलतियां कम होने की चांसेस होती हैं इसमें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें इसके ऑब्जेक्ट होता है क्रेडिट, जो सेल्स होते हैं केवल इसका रिकॉर्ड करना होता है और हिसाब किताब इससे सही रहती है, पोस्टिंग करने में आसानी होती है। और अब हम बात करते हैं सेल रिटर्न बुक या विक्रय वापसी पुस्तक क्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं विक्रय वापसी पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें ग्राहकों द्वारा माल, जैसे हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, जैसे हमने राम को माल बेचा और राम ने उसको माल को वापस किया, तो उसके लिए हमें विक्रय पुस्तक में उसके ट्रांजेक्शन करेंगे। और इसका दूसरा नाम बात करते हैं तो रिटर्न इनवर्ड बुक है। परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो सेम परिभाषा होती है। यह एक सहायक पुस्तक है जिसमें उधार बेचे गए माल में से ग्राहकों द्वारा जो भी माल लौटाए जाते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बात करते हैं ये क्रेडिट सेल्स इसमें लिखा आता है, कैश रिटर्न कैश बुक में लिखा आता है, क्रेडिट नोट बनाया जाता है, यह एक सब्सिडरी बुक का ही पार्ट होता है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसमें सेम फॉर्मेट होता है, जैसे परचेज रिटर्न बुक में फॉर्मेट होता है सेम वैसे ही होता है। और ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं जैसे उसमें होता है वैसे इसमें होते हैं, सारी सेम ट्रांजेक्शन होती है और कुछ खास नहीं है, सेम वही रूल काम करता है, बस थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करते हैं और कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1500 से हुआ है, राम मोहन क्रेडिट हुआ है 1500 से। अमाउंट मैच होना चाहिए। एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो इस रिटर्न का अलग रिकॉर्ड मिल जाता है, पोस्टिंग करने में आसानी होती है, समय की बचत होती है, गलतियां कम होती है। तो ऑब्जेक्ट के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, सेल्स रिटर्न का जो रिकॉर्ड होता है वो मिल जाता है, हिसाब किताब वगैरह सही होती है, पोस्टिंग करने में आसानी होती है। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं या प्राप्य बिल पुस्तक क्या होते हैं। दोस्तों यह एक ऐसी पुस्तक होती है या वह पुस्तक होती है जिसमें ग्राहकों से प्राप्त बिल्स रिसीवेबल को लिखा था। जैसे हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है और उसने हमें क्या किया, एक बिल लिख के दे दिया कि भैया इतने तारीख को हम पेमेंट कर दे देंगे, तो ये बिल्स रिसीवेबल होती है। इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करते हैं तो इसमें केवल बिल्स रिसीवेबल लिखा रहता है। यह एक सब्सिडियरी बुक होती है, बिल नंबर या डेट, अमाउंट, ड्यू डेट आदि लिखते हैं। यह एसेट होता है, हम हमारे लिए संपत्ति होती है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पे डेट हो गया, फ्रॉम कहाँ से मिला हो गया, किससे रिसीव हुआ उसका नाम होता है, एक्सेप्टर का एक्सेप्ट किसने किया वो हो गया, बिल नंबर, ड्यू डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये सब सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से आइए समझ लेते हैं हम। जैसे डेट हो गया, ये डेट हो गया, फ्रॉम हो गया, रिसीव, बिल नंबर वगैरह हो गया, ड्यू डेट हो गया, अमाउंट हो गया। अब जैसे हमने 5 जनवरी को राम को 101 नंबर जो बिल है उसमें 5 फरवरी को ड्यू डेट है, इसका 5000 रुपए का हमको मिला है। यही मोहन का देखिए, मोहन है 10 जनवरी को 102 नंबर बिल है, फरवरी 10 फरवरी को ड्यू डेट है और 3000 रुपए का ये हमें अमाउंट मिला है। अब पोस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग खाता बही में करते हैं, कैसे देख सकते हैं। जैसे पोस्टिंग खाता बही में करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो होता है उसको डेबिट करते हैं, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों हम, अगर एक सेकेंड दोस्तों, बिल रिसीवेबल जैसे यहाँ पे 8000 रुपया से यहाँ डेबिट हो गया, 5000 रुपया से इससे क्रेडिट हो गया, मोहन से और राम से क्रेडिट हो गया। इस तरीके से होता है। एडवांटेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम। जैसे एडवांटेज क्या होता है, बिल्स का पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है, पोस्टिंग आसानी से हो जाती है, समय की बचत होती है, नियंत्रण अच्छा होता है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट देखते हैं, बिल रिसीवर का रिकॉर्ड होता है, सही हिसाब रखने में से पोस्टिंग को आसान बनाती है। सेम इसी तरीके से बिल्स पेबल का भी एंट्री होता है। बिल्स पेबल जो बुक होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्स पेबल बुक इज सब्सिडरी बुक इन विच ऑल बिल्स पेबल एक्सेप्ट, जैसे हमें क्या होता है बिल्स पेबल, पहले समझते हैं। बिल्स पेबल वह सहायक पुस्तक जिसमें व्यवसाय द्वारा स्वीकार किए गए बिल्स
पेबल को लिखा था। जैसे हमने किसी से माल परचेज उधार किया है और उसको हम एक निश्चित समय के बाद हमको पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम उसको बिल्स देते हैं और उसपे एक ड्यू डेट लिखा होता है कि हम इतने तारीख को आपको पेमेंट कर देंगे, या आप उसको जाके पेमेंट करा लीजिएगा। यह वह पुस्तक है जिसमें लेनदारों के पक्ष में स्वीकार किए गए बिलों को लिखा जाता है। सेम वही चीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें बिल्स पेबल लिखे जाते हैं। यह सब्सिडियरी बुक का पार्ट होता है, यह लाइबिलिटी होता है हमें, क्योंकि हमें पे करना होता है। इसमें बिल नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट वगैरह लिखे जाते हैं। इसके भी सेम फॉर्मेट उसी तरीके से है जैसे बिल्स रिसीवर के होते हैं, वैसे ही होते हैं। बस यहाँ पे एक्सेप्टर जो होता है वहाँ पे फ्रॉम रिसीवर की जगह पे गिवन हो जाता है, रिसीव की जगह पे, और कुछ नहीं। बाकी आप एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। खाता बही में पोस्टिंग के नियम देख सकते हैं। जैसे बिल्स पेबल हमारे लिए जो होता है वो क्रेडिट होता है और क्रेडिटर अकाउंट हमारा डेबिट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्स पेबल में क्रेडिट हुआ है 8,000 रुपया और डेबिट हुआ है 5-3-8,000 रुपया। टोटल अमाउंट बिल्कुल मैच करनी चाहिए। यह बिल्स को रिकॉर्ड करने में आसानी होता है। लाभ इसके जो होते हैं, पोस्टिंग करने में आसानी होती है, समय की बचत करती है, समय नियंत्रण अच्छा होता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो ये बिल्स पेबल का रिकॉर्ड रखता है, सही हिसाब रखता है, पोस्टिंग को आसानी बनाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जर्नल। मुख्य जर्नल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्नल प्रॉपर जो होता है, यह वह पुस्तक होती है जिसमें उन लेन देन को लिखा जाता है जिन्हें किसी अन्य सहायक पुस्तकों में नहीं लिखा है। जैसे हमारे पास जो सब्सिडियरी बुक है, ये हमारे सब्सिडियरी बुक जो होते हैं वो हमारे पास 8 हैं। तो इनमें जो नहीं लिखे जाते हैं, बाकी वो जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो इससे सिमिलर नहीं होते हैं, वो यहाँ लिखे जाते हैं। देखिए, इसे लिखे जाने वाले लेन-देन मुख्य जर्नल में निम्न प्रविष्टियाँ होता है। एक ओपनिंग एंट्री हो गई, क्लोजिंग एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, इस तरीके से। रेस्टिफिकेशन एंट्री होगी, ट्रांसफर एंट्री हो गई, एसेट परचेस एंड सेल हो गया। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया किससे, राम से, ऑन क्रेडिट पे। तो अब इसके लिए हमें क्या एंट्री करनी होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट होगा, ये एंट्री सही होगी, फर्नीचर डेबिट टू राम क्रेडिट। अब ठीक, और विशेषताएं की बात, यह एक सहायक पुस्तक है। इसमें विशेष प्रकार की जो प्रविष्टियां या ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं नौ नए लेखो वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियां क्या होती हैं। देखिए, ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं तो नए लेखे जो होते हैं वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति और दायित्वों के शेष को लाने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे कि हमारा साल का अंत हुआ, उसके बाद हमारे पास जो कुछ एसेट्स या लायबिलिटी बच जाते हैं उसको हम ओपनिंग स्टॉक के जरिए दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस के थ्रू दिखाते हैं। नियम की बात करते हैं तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं और जितने भी लाइबिलिटी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जो कैपिटल होता है वो हमेशा ही क्रेडिट होता है। प्रारूप की बात करते हैं दोनों जनरल एंट्री की, तो जैसे जो एंट्री होती है कैसे पास करते हैं। यहाँ पे कैश डेबिट हो गया, फर्नीचर डेबिट हो गया, डेब्टर्स डेबिट हो गया, टू क्रेडिटर्स अकाउंट हो गए, टू कैपिटल अकाउंट हो गए। ये फर्नीचर और कैश जो होते हैं ये हमारे और ये डेटर जो होते हैं ये डेबिट हो गए, ये सारे क्रेडिट हो गए। उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हम राम ने स्टार्ट किया बिजनेस 10,000 रुपए से, 5,000 रुपए से, और क्रेडिटर्स 3,000 रुपए से लेके आया। ओपनिंग एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, यहाँ आप देखिए बाकी सारी जो होती है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया इसलिए क्रेडिटर्स तो यहाँ पे हमने दिखा दिया 3,000 रुपए का, बाकी फर्नीचर और जो कैश है वो हमारे कैपिटल हो गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 5 15,000, तो कैपिटल जो होते हैं 15। अच्छा हाँ, 10 कैश हमने 10 डलाया, 5,000 रुपये ये क्रेडिटर्स हो गया, ठीक। तो 10,000, 5,000, क्रेडिटर्स 3,000 के हो गए और कैपिटल हमारे 12,000 के हो गए। पर्पज की बात करते हैं तो ये न्यू बुक स्टार्ट करने के लिए किए जाते हैं। उसके ये प्रीवियर ईयर्स के जो बैलेंस होते हैं उसको लाने के लिए हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटी के रिकॉर्ड करने के लिए होती है। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है दोस्तों, या समापन प्रविष्टियां क्या होती है, लेखा। जो हम क्लोजिंग एंट्री वह एंट्री होती है जैसे साल के अंत में जो हमारे पास कुछ बैलेंस आते हैं, तो उसको हम जैसे कह सकते हैं अंत में नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट्स में डालकर बंद कर देते हैं, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में स्थानांतरित कर देते हैं, उसे ही समापन प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को बंद करना होता है, प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, न्यू ईयर के लिए अकाउंट तैयार करना होता है। क्लोजिंग के प्रकार जैसे देख सकते हैं आप, एक होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री, दूसरी होती है
सेल्स ट्रांसफर एंट्री, तीसरी होती है प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री, चौथी होती है प्रॉफिट टू कैपिटल एंट्री। और इम्पोर्टेंट रूल की बात करते हैं हम दोस्तों, तो ऑल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में डेबिट होते हैं, और ऑल इनकम वगैरह जो होते हैं हमें वो क्रेडिट होते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस इस तरीके से बनता है, इस तरीके से देखिए बनता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अकाउंट होता है। तो ये जो होता है हमारा, ये हो गया अपना डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होता है टू ओपनिंग करके होता है, यहाँ बाई बैलेंस होता है, बाई बैलेंस या हाँ बाई बैलेंस होता है या बाई सेल्स वगैरह होती है, इस तरीके से बनता है। यहाँ पे टोटल होता है, यहाँ पे भी टोटल होती है, और जो भी यहाँ पे हमारे जो इस साइड अगर कोई बैलेंस बनती है तो इस साइड 2 हो जाता है, 2 बीडी, और या 2 जीपी हो जाता है, यहाँ पे 2 जीपी हो जाएगा। और यदि इस साइड आता है तो ये बाई जीपी हो गया, जीपी। और यदि हम जब यहाँ पे वो करते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाता है 2 जीपी, ओपनिंग की जीपी होती है, यहाँ पे बाई ओपनिंग की, यहाँ पे जीएल या जीपी जो भी होता है वो होता है इस तरीके से। आगे बात करते हैं या फीचर्स की, या ईयर के एंड में लिखी जाती है, या नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं, जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। ट्रांसफर एंट्री क्या होती है दोस्तों? ट्रांसफर एंट्री जब किसी राशि को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं तो उसे स्थानांतरण प्रविष्टि कहते हैं। जैसे हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो भी बैलेंस होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, उसे ही ट्रांसफर एंट्री करते हैं। रेस्टिफिकेशन जैसे क्या होते हैं? लेखा पुस्तकों में हुई गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक त्रुटि सुधार की जो एंट्री करते हैं उसे रेस्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं, या त्रुटि सुधार की प्रविष्टियां कहते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है? जैसे हमारे पास कुछ लेखा वर्ष के अंत में आय व्यय का सही करने के लिए प्रविष्टियां कुछ जो होती है वो छूट जाती है, तो उसे हम बाद में एडजस्ट करते हैं, वही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे व्यय होते हैं दोस्तों जो हम आने वाले वर्षों में हमें करना है, उसके लिए हम पहले ही एक्सपेंस कर लेते हैं, उसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और बात करते हैं आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जैसे हमने हमारे पिछले साल जैसे हमारे कुछ वेतन हमने उसके ड्यू डेट तो हो चुकी है मगर हमने उसको पे नहीं किया है, तो उसकी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन वह होती है जिससे मूल्य ह्रास वह कमी जो स्थायी संपत्ति, जो हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं उसमें वो दिन पर दिन क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसको हम यूज करते हैं तो उसमें घिसावट होती है या समय के कारण उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। जैसे हमने किसी इंटरेस्ट ऑन का पूंजी पर ब्याज वह ब्याज है जैसे व्यवसाय में लगाई गई मालिक की पूंजी पर दिया जाता है। जैसे हमने बिजनेस में कोई हमने पैसा डाल दिया है और हमने उसमें, तो उस पे जो व्यापारी होता है या जो बिजनेस का जो ऑनर होता है उसको जो भी ब्याज मिलते हैं वह पूंजी पे ब्याज कहलाते हैं। इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और ऑनर के लिए प्रॉफिट होता है। विविध प्रविष्टियां, मिसलेनियस जो एंट्री होती है वह क्या होती है? विविध प्रविष्टियां जो होती है वो प्रविष्टियां समान लेन देन जैसे नगद खरीद, नगद बिक्री और आदि में शामिल नहीं होती है, उसे ही कहते हैं। जैसे विविध प्रविष्टियां वे जो समान लेन देन जैसे नगद खरीद, नगद बिक्री आदि में शामिल नहीं होते हैं, वह ये जो होती है वो कभी कभी होती है, वही होती है। दोस्तों यह चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ, आगे हम लेके आते हैं नए चैप्टर को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यहाँ पे आपको सारे वीडियो पूरे टॉपिक वाइज कंटेंट सही तरीके से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।